गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल आपके परिवार में। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़ी शानदार ये पज़ल सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपसे 7th पज़ल डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो पज़ल्स हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो सेक्शन में भी जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है पज़ल सीरीज़ बाय दीपांशु सर के नाम से इसी चैनल पर। और आप वीडियोज़ में भी जा कर के देख सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को ये जो पज़ल देता हूँ मैं डेली 10-12 घंटे पहले ये पज़ल दे देता हूँ। और हर रोज़ रात को 10 बजे मैं आप लोगों से ये पज़ल का सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कैट मैट लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, जहाँ रीजनिंग सेक्शन का अहम रोल होता है, स्पेशली बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो पज़ल का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पे पज़ल आपसे पूछी जाती हैं। 2-5 मार्क्स से लेकर के 10-20 मार्क्स तक भी पज़ल पूछ ली जाती हैं। एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करती है चीज़ें। तो पज़ल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिक पज़ल से लेकर के एडवांस लेवल तक की पज़ल को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और उनकी स्ट्रैटेजी एक्चुअल अप्रोच के साथ वन टाइम रीडिंग में उसको कैसे सोल्व किया जाना चाहिए था। आपको पज़ल पहले मिल जाती है, नहीं मिलती है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पज़ल को कैसे आप लोगों को ढूंढ लेना है। देखो, यहाँ पे पज़ल नंबर भी लिखा हुआ है, इस पज़ल नंबर 7। देखो, इस चैनल की कम्युनिटी पर, कम्युनिटी तो आप लोग समझते होंगे यार, ठीक है। आप किसी भी चैनल पे जाते हो, जैसे इसी चैनल पर आप जाओगे तो आप लोगों को मिलता है, होम मिलता है, वीडियोस मिलता है ना, मिलता है ना ऊपर। उसके बाद फिर आपको प्लेलिस्ट मिलता है, प्लेलिस्ट के बाद आप लोगों को मिलता है कम्युनिटी, ठीक है ना। कम्युनिटी के बाद आप लोगों को चैनल मिलता है, चैनल के बाद आप लोगों को अबाउट सेक्शन मिलता है। तो कम्युनिटी के अंदर जा कर के आप लोगों को मैं जो पोस्ट डालता हूँ उसके अंदर पजल इंग्लिश और हिंदी ऐसे आप लोगों के सामने जैसे अभी नज़र आ रही है वैसे डाल देता हूँ। तो आप लोग इस पजल को पहले सोल्व कर लें, या फिर अभी आपने नहीं ट्राई किया तो अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें, सोल्व कर लें। एक बार पहले आपने अपने हाथ से किया होगा तो समझ में आ जाता है कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत आई, ये क्वेश्चन आपने कितनी देर में बनाया, वन टाइम रीडिंग में बन पाया, ये नहीं बन पाया। और फिर जब आप मेरी ये क्लास या मेरा ये डिस्कशन या इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को पता लगता है कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे थे, किस स्टेटमेंट को आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे। वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाती हैं। और फिर आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो, है ना, कुछ सीखते हो, कुछ ऐड ऑन करते हो चीज़ों को। और डेफिनेटली फिर आपकी पज़ल ईज़िली आपसे बनने लग जाती हैं। और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पज़ल, आप ज़रूर करें, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके की पज़ल आप लोगों से पूछी जाती हैं। पज़ल्स क्या होती हैं? पज़ल्स आर प्रॉब्लम्स इंटेंशनली डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर ब्रेन इनटू डिवाइजिंग सॉल्यूशन। जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें क्या करना होता है इन प्रॉब्लम्स को लेकर के? कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमें एनालाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, लिखना है, नोट डाउन करना है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सुटेबल फॉर्म। और एक सुटेबल फॉर्म यानी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल टेबल आप समझते होंगे, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का जो ये डाटा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होती है, आप इसे कॉलम और रो में अरेंज करते हो, यानी टेबल में अरेंज करते हो। दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज। तो कितने कॉलम और कितने रो बनाने, क्वेश्चन की आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। 2 कॉलम से लेकर के 5 कॉलम तक का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। रो में 6-7 रो का तो क्वेश्चन 6-7% का क्वेश्चन होता है। कॉलम क्या लेने होते हैं, रो क्या लेने होते हैं, अगर आप मेरी पिछली पजल देखोगे ना 1 to 6, ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और देखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पिछली जो पजल्स देखी हैं, अभी कुछ 10-20 पजल मैं इसी लेवल की डिस्कस करने वाला हूँ, फिर 10-20 मॉडरेट लेवल होंगे, और आफ्टर 10-20 आप लोगों की क्या होंगी, हाई लेवल की पजल होंगी, ठीक है। तो लेकिन अप्रोच स्ट्रैटेजी सबकी सेम है, बस क्या होता है ना, क्वेश्चन लेवल बढ़ जाता है। लेवल कैसे बढ़ता है वो सारी बातें बताऊंगा। तो आज की जो ये पजल है हमारी डे बेस्ड पजल है। वैसे मैंने आपसे डे बेस्ड पजल एक और डिस्कस की हुई है ना। मंथ बेस्ड पजल भी डिस्कस कर चुका हूँ, डेट नहीं डिस्कस किया अभी। ईयर बेस्ड पजल डिस्कस कर चुका हूँ, बॉक्स फ्लोर अभी कंपैरिजन एडवांस डिस्कस नहीं किया है, तो आने वाली वीडियोस के अंदर वो भी डिस्कस हो जाएंगी। तो आज की पजल डे बेस्ड पजल, और इसे डे बेस्ड पजल क्यों कहा जाता है वो सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। कुछ बातें आप लोग हमेशा ध्यान रखें जब पजल को पढ़ रहे हैं। डाटा शुड बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में जरूर लिखें। सपोज आपको कहा जाता है कि राम दिल्ली नहीं जाता है, राम के साथ आपने लिखा दिल्ली और क्रॉस में ऐसे लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, उनके बीच में क्रॉस कर दिया कि राम और दिल्ली का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि शाम आपका मथुरा जाता है, तो सीधा सीधा शाम मथुरा आप लिख लें। कहाँ पे लिख लें? आप अपनी टेबल में लिख लें। मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखना आना चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म कब लिखना है, ये सारी बातें आप लोग जब पजल को मैं डिस्कस कर रहा हूं तब समझा करो, आप लोग भी फील किया करो।
आप लोगों का ना आपके क्वेश्चन के अंदर स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लिखना और ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना दोनों हानिकारक हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना मतलब जब क्वेश्चन वन टाइम रीडिंग में सोल्व हो रहा है तो आप 2 या 3 बार पढ़ करके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना। ज़रूरत से ज़्यादा लिखना मतलब जब आपकी सीधी इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर जा रही है तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखे जा रहे हो, ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा लिखना। और दोनों से ही हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो यानी शॉर्ट फॉर्म लिखना और क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ठीक है ना, ये सोच समझ के होता है गाइज। इन्हीं बातों को समझाने के लिए आप लोगों से मैं पजल डिस्कस करता हूँ। लिखता है ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में ए है तो इस तरीके से लिखा जाता है। बी के थर्ड लेफ्ट में ए है, बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर 3 लाइनें लेफ्ट में लगाई और थर्ड प्लेस पर ए है। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने के तरीके होते हैं। ये तरीके आपके खुद के भी हो सकते हैं या आप जो मैं लिखता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को नोटिस किया करो, उनको फॉलो कर लिया करो। तो जो भी आप शॉर्ट फॉर्म में डाटा लिखते हैं या पजल को पढ़ते हैं, ये सारा का सारा डाटा एक सिस्टेमेटिक मैनर में आपका अरेंज होना चाहिए। सिस्टेमेटिक मैनर में तरीके से आप इसको रिलेट करें ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। कई बार एक कंडीशन पढ़ के आप लोगों की चीज़ें नहीं बन रही होती है, दूसरी कंडीशन साथ में पढ़नी पड़ती है। वो सारी बातें आप लोगों को मैं पजल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा सकता हूँ, पजल को डिस्कस करते हुए समझा सकता हूँ। ऐसे वर्बली में जितना मर्जी बोलता रहूँ, आप लोगों के दिमाग में वो बात जाने वाली है नहीं, ठीक है ना। या मैं ऐसी 10 बातें बोलूंगा उसमें से एक ही आपको समझ में आई होगी। 9 बातें जब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि देखिए इस पॉइंट पे आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं किया था, या इसमें आप ज़्यादा लिख रहे हो, इसमें आप इसको बार बार क्यों पढ़ रहे हो, तो वो सारी बातें जब क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं तब समझ में आती है। एक पजल में नहीं समझ में आएगी, 2 में नहीं समझ में आएगी, 5 में नहीं समझ में आएगी, 8वीं 10वीं पजल के अंदर वो चीज़ें आप फील करने लगोगे कि हाँ यार, हर पजल में यही तो गलतियां करते हैं हम, इसलिए तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ जाता है, या इसलिए तो हमें क्या है कि ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करें, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप पजल को मेरे तरीके से बनाते हैं या अपने तरीके से बनाते हैं या कोई जुगाड़बाजी लगाते हैं। भाई जुगाड़बाजी से एक दो पजल बनती है, सारी नहीं बनती हैं। इस पजल को नहीं ट्राई किया तो एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब मैं हट गया हूँ, पहले मैंने क्वेश्चन हटा दिया था। तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ट्राई कर लो। भाई मैं तो पहले कहूँगा एक बार खुद ट्राई कर लो, 2 मिनट 5 मिनट लगा लो आप, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन बनता हुआ देखेंगे तब आपको फील आएगा। आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं बना रहा हूँ सॉल्यूशन आप तब भी बना सकते हैं। इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन हटा करके, ठीक है ना। सो आप लोग पहले इसको बना लो, एक बार ट्राई कर लो। आपको लगता है कि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे को इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, या फिर मेरे को नहीं इसमें कोई भी दिक्कत आई, तो इट्स योर चॉइस। लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई किसी स्टेटमेंट को लेकर के, किसी पॉइंट पे, तो आप इसका सॉल्यूशन बनते हुए मेरे साथ जरूर देखिए। तो चलिए गाइज, मैं बना रहा हूँ सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों को क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और देखिए एक और बात है, थोड़ा सा आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो या अपने दोस्तों से करवाते हो तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मुझे मिल रहा होता है कि आज मेरे चैनल पे 2 सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो मतलब 2 लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है। तो वो जो 2 लोग हैं मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। वो विश्वास जताना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं इनके विश्वास को कायम रखूं। इन्होंने मुझसे कुछ उम्मीद रखी है अपने सिलेक्शन को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, तो इनकी उम्मीदों पर मैं कभी पानी ना फेरूं। इनको मैं बहुत अच्छी नॉलेज दूं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, सबसे बड़ी बात है। इस लेवल की नॉलेज या इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों को पेड में भी नहीं पढ़ाई जाती। कभी आप पेड कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ पे भी खाना पूर्ति कर दी जाती है, टाइम पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जब ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो मैं ये कहूँगा कि जस्ट डू सपोर्ट मी, ठीक है ना, एज मच एज यू कैन। अपने फ्रेंड से जितना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पजल को हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, बहुत सिंपल है। लिखता है देर आर 7 पर्सन ABCDEFG अटेंड मैरिज इन 7 days ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंडिंग ऑन सैटरडे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सप्ताह के 7 दिनों में रविवार से शनिवार 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG एक विवाह में भाग लेते हैं या अलग अलग विवाह में भाग लेते हैं, जरूरी नहीं है उसी क्रम में हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरी की बात हो रही है, एक तो पर्सन की बात हो रही है और दूसरी डेज की बात हो रही है। एक तो दिनों की बात हो रही है और दूसरी व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो कितनी कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ, 2 कैटेगरी का, यानी 2 कॉलम आपको बनाने हैं। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं ना, पर्सन के रिस्पेक्ट में ABCDFGH के रिस्पेक्ट में डेज बनाने लग जाते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन हो जाता है उनका कॉम्प्लिकेटेड या बनता ही नहीं है। तो यहां पर आप लोगों को हमेशा याद रखना है जिस क्वेश्चन में भी डेज की बात होगी, जैसे इस क्वेश्चन में डेज की बात हो रही है तो क्वेश्चन डेज के ही रिस्पेक्ट में बनेगा। और डेज में भी ये चीज नोटिस करने वाली होती है, उसने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, संडे टू सैटरडे,
तो इट मीन्स मुझे डेज के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनाना है और संडे टू सैटरडे लिखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और डेज के रिस्पेक्ट में मुझे क्या बनाने हैं, सिर्फ पर्सन, कि कौन से दिन कौन सा पर्सन शादी में गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो टेबल इतनी लंबी क्यों बनाई है, इतने सारे कॉलम क्यों बनाए गए हैं। इतने सारे कॉलम बनाने का रीज़न है कि जहां पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी तो मैं सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3 ऐसे करके, ठीक है ना, इन सारे जो है ना टेबल के उसको यूज़ कर लूँगा। तो गाइज आप लोगों को शुरू में तो सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने हैं। ये जो कॉलम आपने बनाए हैं या मुझे और ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पड़ने पर ऐसे अपनी टेबल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो आप भी जब अपने एग्जाम में पजल को सॉल्व करें तो आप जब पेपर लें तो उसको एक होता है लैंडस्केप मोड और एक होता है पोर्ट्रेट मोड। तो आप उसको लैंडस्केप मोड में ऐसे लंबा करके रख लें, ठीक है ना। तो ऐसे टेबल को एक्सटेंड कर लेंगे हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। मैंने शुरू में ही आपके लिए ले ली है, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप टेबल बना लेंगे, है ना। तो अभी 2 कॉलम बना लो आप, एक डेज के लिए और एक पर्सन के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो पहली कंडीशन अपनी क्या लिखा है, ए अटेंड्स मैरिज बिफोर वेनसडे। देखो यहाँ पर सीधा कह रहा है ए ने जो मैरिज अटेंड की है बुधवार से पहले। अब बुधवार से पहले का मतलब इमीडिएटली पहले, तुरंत पहले नहीं है। पिछली पजल्स में मैंने ये बात आपको एकदम क्लियर कर दी थी कि बिफोर और इमीडिएटली बिफोर। जैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली बिफोर, दोनों में फर्क होता है। वेनसडे से पहले अटेंड किया है तो वेनसडे से पहले जो भी डेज हैं, वेनसडे से पहले ये सारे डेज हैं। और कितने डेज नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3। इन तीनों में एक कहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी हुई, इट मीन्स 3 पॉसिबिलिटी हुई। तो पहली लाइन में पॉसिबिलिटी अराइज हो रही हैं, तो यहां पर मैं पहली ही लाइन में पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं। और कितनी पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं। तो 3 सॉल्यूशन लेकर के चलूंगा। अब सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2 या सॉल्यूशन 3, तीनों में से कौन सा सही होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ए ने जो मैरिज अटेंड किया है वेनसडे से पहले अटेंड किया है, ए ने जो मैरिज अटेंड किया है वेनसडे से पहले अटेंड किया है, और ए ने जो मैरिज अटेंड किया है वेनसडे से पहले अटेंड किया है। तो वेनसडे से पहले 3 दिन नजर आ रहे थे, तो तीनों में से किसी भी दिन अटेंड की हो सकती है। गाइज ठीक है, इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि मैंने ये 3 सॉल्यूशन बनाए हैं, लेकिन ये तीनों सही नहीं होने वाले। इन तीनों में से सॉल्यूशन 1, 2 या 3 कौन सा सही होने वाला है, आगे जो हम कंडीशन पढ़ेंगे इंप्लीमेंट करेंगे उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही अप्रोच काम करती है हमारी, और यही सही अप्रोच है, यही वन टाइम रीडिंग अप्रोच है। और किसी तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है ना। देखो हर कंडीशन को पढ़ के इंप्लीमेंट करके सारी पॉसिबिलिटीज जज करना, दैट इज द एबिलिटी। ये है रीजनिंग एबिलिटी भाई, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओनली 1 पर्सन अटेंड मैरिज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है केवल एक व्यक्ति ए और सी के बीच में विवाह में भाग लेता है। ए और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति भाग लेता है। तो अगर मैं इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, यानी सॉल्यूशन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो ए और सी के बीच में अगर एक ही पर्सन मैरिज में भाग लेता है तो सी नीचे ही बन सकता है। ऐसे ही सॉल्यूशन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ए और सी के बीच में अगर एक ही पर्सन मैरिज में भाग लेता है तो वो नीचे ही बन सकता है। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ए से सी ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। तो इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटी। तो यानी इसको मैंने दिया 3A और एक सॉल्यूशन हमने और लिया 3B, ठीक है ना। 3 सॉल्यूशन 3 की कॉपी क्यों की जा रही है, क्योंकि ए और सी के बीच में एक व्यक्ति जो है ना शादी में भाग लेता है, तो वो ऊपर भी हो सकता है ए और सी के बीच में जो व्यक्ति है, और वो नीचे भी हो सकता है। मतलब ए से एक पर्सन छोड़ के, दैट मीन्स मुझे सी बनाना है। देखिए अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं, अगर आपने ए को यहाँ बैठा रखा है और मैं कहता हूँ ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो वो एक व्यक्ति इधर की तरफ भी हो सकता है और वो ए से एक पर्सन छोड़ के इधर भी हो सकता है। तो यही चीज हम जब रो में सोच रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में सोच रहे हैं, तो कॉलम में क्यों नहीं, पजल में क्यों नहीं। तो ऐसे ही आपका बिल्कुल सेम कंसेप्ट सीटिंग अरेंजमेंट में भी चलता है। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन जो हैं टोटल 4 सॉल्यूशन हो गए हैं, और क्यों हुए हैं उसका रीज़न समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये बहुत आजकल बहुत चल रहा है। मतलब ये जो है आपकी जो कंडीशन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। मतलब इस तरीके की कंडीशंस बहुत देखने को मिलती हैं। कहता है नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज आफ्टर जी। देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, इसको समझो पहले। डी से पहले विवाह में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जी के बाद विवाह में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। इस पॉइंट का पहले मैं मतलब समझा देता हूं आपको। मान लीजिए, ठीक है ना, इसमें मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं वैसे ही। मान लीजिए मैं ऊपर से डी जो है फर्स्ट प्लेस पे बनाता हूं, तो मुझे नीचे से भी जी फर्स्ट प्लेस पे बनाना होगा, क्योंकि डी से पहले अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो जी के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कंडीशन समझ में आई। उसने क्या कहा, डी से पहले जितने व्यक्ति उतने ही व्यक्ति जी के बाद होने चाहिए। अगर मैंने डी को यहां पे रखा, उससे पहले 2 व्यक्ति हैं, तो जी के बाद भी 2 व्यक्ति होने चाहिए,
ठीक है ना। अगर मैं डी को ऊपर से 1 2 3 4 5 पांचवी पोजीशन पे बना रहा हूं तो नीचे से 1 2 3 4 5 जी को पांचवी पोजीशन पे बनाना होगा। मतलब इस कंडीशन को कभी भी अगर आप देखें ना तो इसको ऐसे फील करें, ऐसे समझें कि ऊपर से जो डी की पोजीशन वही पोजीशन नीचे से जी की है। ओके। लेकिन इसमें एक बात समझिएगा, इस कंडीशन में एक झोल ये हो जाता है, ऊपर से डी की जो पोजीशन है लास्ट हो सकती है, पहली भी हो सकती है तो लास्ट भी हो सकती है। वैसे ही उसकी अगर मैं प्रोपोर्शनेट में सोचूं तो जी की पोजीशन भी सेम, जी की पोजीशन लास्ट भी हो सकती है और फर्स्ट भी हो सकती है। गॉट इट। तो गाइज यहाँ पर अगली कंडीशन में वो ये कहता है जी अटेंड्स मैरिज आफ्टर डी। जी ने जो मैरिज अटेंड की है वो डी के बाद किया। अब देखो यहाँ पे आफ्टर लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर नहीं लिखा है, ठीक है ना, जी ने डी के बाद। तो यानी एकदम क्लियर हो जाता है यहाँ पर एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा है कि जो जी ने मैरिज अटेंड की है वो डी के बाद की है, तो जी डी के नीचे ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, जो अभी हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं उन 2 पॉइंटों को अगर हम यूज कर रहे हैं, उन 2 पॉइंट को अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन 1 के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। डी को अगर मैं ऊपर से यहां रखूंगा तो जी को नीचे से यहां रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना। ये यहाँ पे सी था हमारा। डी को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो जी को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से 3 प्लेस छोड़े, नीचे से 3 प्लेस छोड़े। तो गाइज इसमें सिर्फ एक ही जगह है जहां आप डी और जी को सेट कर सकते हो, डी यहाँ पे और जी यहाँ पे, और कहीं भी नहीं रख सकते आप ट्राई कर लीजिएगा। अब आपकी सोच में ये आ रहा है कि डी वेनसडे में क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर उसके ऊपर 3 होंगे तो जी के नीचे भी 3 होंगे, तो जी भी यहीं बगल में रखना पड़ेगा। अब एक ही दिन में दो दो लोग तो नहीं रख पाओगे। अब आपकी सोच में अगर ये आ रहा है कि डी को हम नीचे रख ले, जी को ऊपर रख ले, तो वो हम रख नहीं सकते। उसका रीज़न मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि डी जो है जी से पहले और जी डी के बाद मैरिज अटेंड करता है, ये क्वेश्चन में कहा गया था। सॉल्यूशन 2 के अंदर देखें तो यहां पर देखिए, अगर मैं डी को सबसे ऊपर रख लूंगा तो जी को सबसे नीचे रखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। डी को अगर मैं ऊपर से तीसरे प्लेस पे रखूंगा तो जी को नीचे से तीसरे प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं, 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं, इसलिए सॉल्यूशन 2 की हमने कॉपी की, सॉल्यूशन 2A सॉल्यूशन 2B। ठीक है ना, सॉल्यूशन 2A हो गया ये वाला और सॉल्यूशन 2B वो हो गया। तो अगर डी ऊपर से फर्स्ट पोजीशन पे तो जी नीचे से फर्स्ट पोजीशन पे, और डी अगर ऊपर से थर्ड पोजीशन पे तो नीचे से डी थर्ड पोजीशन पे, थर्ड डे में। ये बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ये 2 पॉसिबिलिटी थी ना, ये बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 केस नजर आ रहे थे तो इसकी 2 कॉपी कर ली। तो जो भी केस हो उसे आप अलग अलग बनाओ, एक ही डायग्राम में खिचड़ी मत पकाओ, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है ना, हमने इसको कॉपी किया, एक डायग्राम में डी यहाँ पे, जी यहाँ पे, और दूसरे डायग्राम में जैसा कि आपको बताया ऊपर से थर्ड प्लेस पे तो जी नीचे से थर्ड प्लेस पे। अब हमारा सॉल्यूशन 3A के अंदर और 3B के अंदर इस कंडीशन को इंप्लीमेंट करना बाकी है। लेट्स सी वहां पर हमारे पास क्या सिचुएशन है। अगर डी ऊपर से सेकंड पोजीशन पे तो जी नीचे से सेकंड पोजीशन पे, अगर डी ऊपर से फोर्थ पोजीशन पे तो जी नीचे से फोर्थ पोजीशन पे, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जैसा कि सॉल्यूशन 1 के अंदर था। अब सेम चीज अगर आप यहां पर देखें, सॉल्यूशन 3B के अंदर 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, डी ऊपर से फर्स्ट, जी नीचे से फर्स्ट, डी ऊपर से सेकंड, जी नीचे से सेकंड, दो दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं। तो इसकी भी आपको कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। देखिए टेबल मैं वैसे ही लेकर के चलता हूं कि मेरे को नहीं पता होता यार कितने कॉलम बनाने पड़ जाएंगे। तो इस टेबल को अब मुझे एक्सटेंड करना पड़ गया है, मतलब मुझे एक कॉलम की और नीड है। तो इस टेबल को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर लेते हैं, और किस कॉलम की नीड है, मुझे 3B को कॉपी करना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन 3B2। ठीक है, तो मैंने जब इसको कॉपी किया, ठीक है, तो यहां पर ए, यहां पर सी, अगर हम देखें डी ऊपर से फर्स्ट पोजीशन पे तो जी नीचे से फर्स्ट पोजीशन पे, डी ऊपर से सेकंड पोजीशन पे तो जी नीचे से सेकंड पोजीशन पे। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन चल रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या यार सर ऐसा ही पेपर में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। जब आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कैट मैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई सेम तरीका होता है, यही अप्रोच होती है इन क्वेश्चन को सोल्व करने की। लेकिन घबराना कभी नहीं होता है, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हो, इट्स योर एबिलिटी, दैट इज़ योर कैपेबिलिटी, और यही तो आप लोगों की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप रीजनिंग के अंदर मास्टर बनना चाह रहे हो तो देखिए आप लोगों को ये चीज़ें करनी आनी चाहिए, इनसे भागना नहीं है, इनसे डरना नहीं है। लिखता है बी अटेंड्स मैरिज इमीडिएटली बिफोर एफ, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है ना, और एक और पॉइंट है बी अटेंड मैरिज आफ्टर ई। देखो 2 पॉइंट है, एक साथ पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। एक तो उसने कहा है कि जो बी मैरिज अटेंड करता है इमीडिएटली बिफोर एफ है, बी जो मैरिज अटेंड करता है एफ से इमीडिएटली पहले है, इमीडिएटली पहले, एफ से इमीडिएटली पहले है।
ठीक है। और जो बी के बारे में ही एक और पॉइंट हमें दिया है, वो दिया है बी अटेंड्स मैरिज आफ्टर, यहां आफ्टर लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर नहीं, आफ्टर ई है, ठीक है ना, ई के बाद है, लेकिन एफ से इमीडिएटली पहले है। देखिए हमें सीधी सी बात है बी और एफ को साथ साथ में रखना है। अब पहले सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन 1 है, मैं इसमें जा रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एफ यहां पर और बी यहां पर रखता हूं तो ई कहां पे रखूंगा मैं, ई तो ऊपर रखना है, ठीक है ना। और एफ बी यहां पे रख करके अगर आप ई नीचे रखेंगे तो उसने कंडीशन में कहा है बी ई के बाद मैरिज अटेंड करता है, ई से पहले नहीं। तो क्या सॉल्यूशन 1 के अंदर ये कंडीशन कभी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, इसको एलिमिनेट कर दो। देखो अब आपके 6 सॉल्यूशन बने थे, तो 6 से वापस आप 2 3 पे आ जाओगे। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन 2 के अंदर आ जाइए, 2A के अंदर, तो आप लोग एफ बी को साथ साथ रखना चाहते हैं, वो यहीं रख पाएंगे, जिसमें बी ऊपर होगा एफ नीचे, और ये जो बी है वो ई के बाद है, तो ई ऊपर आ जाएगा। देखो इसके अंदर कंडीशन फिट बैठ गई, बना दी। क्या इसके अंदर सॉल्यूशन 3A के अंदर हम इस कंडीशन को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एफ यहाँ पे, बी यहाँ पे, ई नीचे रखना पड़ेगा, फिर से वही सॉल्यूशन 1 वाली सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फिट नहीं हो पाएगी। अगले सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा सॉल्यूशन 3B के अंदर कहीं पर भी जो हमें बी और एफ साथ साथ रखना है, हम रख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई 2 प्लेस हमारे साथ में खाली ही नहीं है। यहाँ पर रख सकते हैं सॉल्यूशन 2B के अंदर, एफ यहाँ पे, बी यहाँ पे, ई सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पर फिट बैठ गई। देखो ये फॉर्मेट है, मैं इसको उठा करके रख रहा हूँ जस्ट। तो यहाँ पर एक प्लेस खाली, एक प्लेस खाली, एक प्लेस खाली, कहीं पे भी 2 कॉन्टिन्यूस प्लेस खाली नहीं है। तो ये कंडीशन इस सॉल्यूशन 3B2 के अंदर भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो कितने सॉल्यूशन बचे हैं हमारे पास? आपके पास सिर्फ ये 2 सॉल्यूशन बचे हैं, ठीक है ना। अब इनमें से भी एक फाइनल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कि कौन सा सॉल्यूशन फाइनल होने वाला है हमारा। तो आगे देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन, बड़ी प्यारी सी कंडीशन है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड ई इज 1 लेस देन द पर्सन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड बी। देखो आजकल ये सीटिंग अरेंजमेंट में भी चल रही हैं कंडीशंस, और पजल में भी चल रही हैं। और मैं बाकी का सॉल्यूशन हटा रहा हूँ भाई। देखो मैंने क्यों बनाए थे ये सॉल्यूशन, आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अब ये कट क्यों गए वो भी समझ में आ गया होगा। मेरे को आप लोगों को दिखाने के लिए इनको हटाना है, ठीक है ना। आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाए थे, क्यों बनाए थे, रीज़न क्लियर हो गया होगा। अप्रोच है, अप्रोच आपको समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, इन दोनों में से कोई हमारा एक सॉल्यूशन फाइनल होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी के सॉल्यूशन एलिमिनेट क्यों हो गए, ये सारी बातें आपको पता है। तो हमारे पास जो कंडीशन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डी और ई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, डी और ई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन, या द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे एक कम है, -1 करेंगे अगर उससे, तो हमें जो नंबर ऑफ पर्सन मिलेंगे वो डी और ई के बीच में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है भैया। कंडीशन ये है, डी और ई के बीच में व्यक्तियों की संख्या डी बी के बीच में व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। तो चलो चेक करते हैं। देखो जैसे हम सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन में देखते हैं, 2B के अंदर देखते हैं, ये सॉल्यूशन 2A है, ये सॉल्यूशन 2B है। तो सॉल्यूशन 2B के अंदर देखिए, डी ए रहा, ई ए रहा, इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? एक, ठीक है। फिर डी ए रहा और बी ए रहा, इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? दो, है ना। दो से एक कम एक, है ना। अब यहां पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स सी कि सॉल्यूशन 2A के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। तो ये रहा डी, ये रहा ई, इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? एक है। और ये रहा डी और ये रहा बी, इनके बीच में एक, दो, तीन, तीन पर्सन है। उसने कंडीशन ये कही थी कि डी और बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे एक कम है। डी और बी के बीच में अगर 3 पर्सन है तो उससे एक कम, यानी 2 है। किसके बीच में? डी और ई के बीच में नहीं, यहां पर तो उनके बीच में एक पर्सन है। तो ये जो कंडीशन है वो हमारे सॉल्यूशन 2A के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो ये है, जो अभी अभी हमने बनाया है, जो अभी अभी फाइनल हुआ है, जिसके अंदर ये कंडीशन, लास्ट कंडीशन इंप्लीमेंट हो पा रही है, जिसे मैं कहूँगा सॉल्यूशन 2B, है ना। तो गाइज ये आप लोगों का सॉल्यूशन आप लोगों को किस तरीके से मिला, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं बाकी सॉल्यूशन हटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ, कौन कौन से सॉल्यूशन एलिमिनेट हुए, किस पॉइंट पे एलिमिनेट हुए, क्यों एलिमिनेट हुए और क्यों बनाए, वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो भी गई होंगी। कोई दिक्कत रही हो फिर भी बता दीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी हर चीज़ को आराम से समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आई हो, एक बार वीडियो को दोबारा से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक बार बता देता हूँ। सबसे ऊपर है ई आपका, फिर ए एंड देन डी, फिर सी और फिर जी एंड फिर बी एंड एफ।
तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, चलो क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। हु विल अटेंड मैरिज ऑन थर्सडे, थर्सडे को मैरिज कौन अटेंड करता है, यू कैन सी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है जी। और बाकी के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनके भी आप आंसर कर सकते हो। ए से इमीडिएटली पहले कौन मैरिज अटेंड करता है, ई अटेंड करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भी आप आंसर कर ही लोगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो का सॉल्यूशन, अप्रोच, तरीका, और पिछली पजल्स नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लो मेरे भाई, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को सीखने को भी मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए पजल सीरीज़ जो मैंने चलाई है, क्या आपको पसंद आई? वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताया करो यार, और शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है ना। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम नमस्कार प्रणाम, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई और आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो यहाँ चैट बॉक्स में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मिल जाता है, ठीक है ना, रीजनिंग बाय दीपांशु सर के नाम से। डिस्कशन ग्रुप है वो आप लोगों के लिए ही है, आप ही का ग्रुप है, आप उसमें कनेक्ट होइए, वहाँ पर भी पजल शेयर करता हूँ मैं, आप भी अपने डाउट वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा उस टेलीग्राम ग्रुप से, और कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई आपके मन में जो डाउट है, सजेशन है, एडवाइस है, कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट है, तो आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।